लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स-रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज आपको बताएंगे असद उद्दीन ओवैसी और बाकी और वक्फ का आखिरी समय आ गया है दर्शकों। वक्फ संशोधन बिल अब से लिख लीजिए 16 घंटे बाद सदन के पटल पर रख दिया जाएगा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने तारीख के साथ वक्त बता दिया है जब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के टेबल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले विपक्ष ने विरोध के स्वरों को बढ़ा दिया है और आज भी विपक्षी नेताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ अपना विरोध जताया और सदन से वॉकआउट कर दिया। लेकिन इसके बाद मौलाना और भाईजान की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। ये वो समय और तारीख है जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में सबके सामने रख दी। वक्फ संशोधन बिल अब से 16 घंटे बाद लोकसभा में पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ईद के बाद जो इस विधेयक को सदन में रखने की संभावना जताई थी, वैसा ही होने वाला है। 12 बजे से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। आज लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि हम कल वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं। इस बिल पर चर्चा के लिए कल लोकसभा में 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसकी चर्चा के साथ ही विपक्ष के मेंबर्स वॉकआउट कर गए, जबकि स्पीकर की तरफ से कहा गया कि अगर हाउस का सेंस रहा तो इस बिल पर चर्चा का टाइम बढ़ाया जा सकता है। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग हुआ और उसमें हमने गवर्नमेंट का तरफ से एक पक्ष रखा कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और ज़्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया। विपक्ष ने हमेशा की तरह किसी मुद्दे पर चर्चा के बजाय वॉकआउट कर दिया और किरण रिजिजू से मुसलमानों के हित अहित से जुड़े सवाल पूछने लगा। किरण रिजिजू जी कोई 10 साल 11 साल हो गए उनकी हुकूमत को, हमको 10 बातें नहीं, कोई एक काम ये बता दें वो कि वो मुस्लिम हितों में हुआ। बिल पर सवाल उठे तो जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने विपक्ष के विरोध को सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताया। मुझे तो लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। हम वक्फ के बिल पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो भी सदन में आएं और इस पे चर्चा करें। जो भी सवाल है उन सवालों का सरकार जवाब देगी। तो जब सरकार इतना तैयार है, सरकार की मंशा एक ट्रांसपेरेंट बिल लाने की है। सरकार इस बिल को पूरी पारदर्शिता के साथ पारित करना चाहती है, लेकिन विपक्ष को केंद्र के हर काम में खोट दिखती है, जबकि आम जनता भी बिल में संशोधन का खुलकर समर्थन कर रही है। वक्फ का बिल जो है बिल्कुल जायज है। उंगली रख दें वो वक्फ की हो जाए, ना इनका कोई कोर्ट में जा सकता है, ना किसी से कोई अप्लाई कर सकता है। निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड में जो भी खामियां हैं उनको संशोधित करने की आवश्यकता है, जो वर्तमान समय की मांग है। जमीनों को हड़पने का, उसको कहीं न कहीं सौदेबाजी करने की जो परंपरा बनाई है, आज उसके खात्मे का समय आ गया है। वक्फ संशोधन बिल पर कल फैसले का दिन है। ऐसे में लोकसभा में एनडीए ने अपनी सभी घटक दलों को चीफ व्हिप जारी कर दिया है, जिसमें 2 अप्रैल को अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। लोकसभा में बिल पर चर्चा होगी, इसे पास कराया जाएगा, जिसके बाद इस बिल को राज्यसभा में भेजा जाएगा। हालांकि ये सत्र 4 अप्रैल का ही है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो सत्र को बढ़ाया भी जा सकता है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक तरफ मोदी सरकार पूरी तरह से तैयार दिख रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी खेमा भी तैयार है। हर कोई वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी रोटियां सेक रहा है। सबका मकसद आने वाले बिहार और बंगाल में विधानसभा चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी इस विधेयक के खिलाफ एक्स्ट्रा एग्रेसिव मोड में दिखाई दिए। लेकिन इन सब से उलट योगी आदित्यनाथ ने इस बिल को समय की जरूरत बता दिया है। मोदी सरकार वक्फ एक्ट पे करीब 40 बदलाव करना चाहती है और ये 40 के 40 बदलाव पूरे के पूरे विपक्ष को खटक रहे हैं।
लेकिन हर किसी की आपत्ति का मकसद अलग है। ममता बनर्जी इसका इस्तेमाल मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए अपने हिसाब से कर रही हैं, क्योंकि आगे बंगाल विधानसभा चुनाव है। ठीक इसी तरह अखिलेश यादव भी वक्फ संशोधन बिल के जरिए अपना सियासी गेम सेट करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। नोटबंदी हो या अन्य फैसले हों, ये छीनने का काम करते हैं। अभी तक तो ये हिंदू भाइयों को गुमराह करते थे, अब इनकी कोशिश है कि मुसलमान भाइयों को भी गुमराह कर दें। नाम बीजेपी का ले रहे हैं और काम समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अपना साध रहे हैं। पीडीएफ फॉर्मूले पर अपनी साइकिल चला रहे अखिलेश अब बीजेपी पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश वक्फ बिल में संशोधन को बीजेपी के नियंत्रण से जोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। बबुआ की लाइन पर ही चाचा रामगोपाल यादव चल पड़े हैं। भतीजे अखिलेश की जुबान से निकले शब्दों को अपनी शब्दावली में पिरो दिया। वक्फ पर बीजेपी के खिलाफ उसी ट्रैक पर पार्टी के दूसरे नेता भी चल पड़े। जब से सत्ता में बीजेपी आई है, बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि किस तरह से इस देश में सद्भाव बिगड़े। असंवैधानिक है ये बिल, देश को तोड़ने वाला बिल है। तो ये वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, इस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर और नियत, ये इसको हथियाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। अखिलेश एंड पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल के जरिए हल्ला बोला तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को निजी स्वार्थ का केंद्र बता दिया। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, ऐसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए सब समाज की बात, छोड़िए मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है और रिफॉर्म इस समय की मांग है। वक्फ बिल लंबी चर्चाओं और विरोध के बीच लोकसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन उसके बूते कई राजनीतिक पार्टियां अपना सियासी समीकरण साध रही हैं। विपक्ष तो मुसलमानों का हितैषी बनकर इस वोट बैंक को अपने पाले में करने की चाल चलने लगा है। हम बार बार कह रहे हैं कि अब से कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं जब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के टेबल पर आ जाएगा। तारीख मुकर्रर हो चुकी है, समय आ गया है। अब वक्फ बिल की विदाई मानिए आप, क्योंकि जो दादागिरी चलती थी अब वो नहीं हो पाएगी। लेकिन सत्ता वर्सेस विपक्ष की इस जंग में और ज्यादा गहमा गहमी नजर आ रही है। और अब देखना यही है कि जब इस बिल पर वोटिंग होगी तो खेल किसका बिगड़ेगा, कौन किसके पाले में जाएगा, क्योंकि इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होना चाहिए। वक्फ बिल के नाम पर विपक्ष जमकर केंद्र सरकार पर हमला कर रहा है। अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी या फिर आरजेडी, पूरा का पूरा विपक्षी खेमा ताल ठोककर बीजेपी का विरोध करने के लिए मैदान में आ गया है। इसके लिए विपक्ष के नेताओं ने ईद के मौके पर रखी इफ्तार पार्टी का भी खूब इस्तेमाल किया। लेकिन आज जब सदन में बिल को पेश करने की तारीख मुकर्रर हुई तो मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा बनने वाले ओवैसी इसे मुसलमानों के खिलाफ नफरती एजेंडा बताने लगे। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत तो ये वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए मोदी सरकार ये बिल को ला रही है। सरकार को इस बिल को लोकसभा में पास कराने के लिए अपने घटक दलों की जरूरत पड़ने वाली है। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू हो या फिर टीडीपी, दोनों पार्टियों का बेस मुस्लिम समुदाय के बीच ठीक ठाक रहा है। ऐसे में जेडीयू के दिए सभी सुझाव बिल में शामिल किए गए हैं। खबर है टीडीपी ने भी वक्फ बिल पर 3 सुझाव दिए हैं जिन्हें शामिल कर लिया गया है। इसलिए टीडीपी भी बिल के समर्थन में वोट करेगी। साथ ही हम पार्टी भी वक्फ बिल पर सरकार का समर्थन कर रही है। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर, शिरोमणि अकाली दल के हरसिमरत कौर बादल जैसे कुछ नेता
दोनों गठबंधन में नहीं हैं, जो बिल को पास कराने की राह में रोड़ा बन सकते हैं। ये देखा गया है कि आरएसएस बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, उनके जो विचार हैं वो हमेशा इन वर्गों के विरोध में रहे, चाहे दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, मुसलमान हों, जैन, सिख, बौद्ध हों, ईसाई हो, उनके ऊपर कानून होते हुए जिस तरह के हमले होते हैं किसी छिपे हुए नहीं है। मेरा ये मानना है कि सरकार इस बिल के जरिए अपने चुनावी एजेंडे को जो है फुलफिल करना चाहती। कांग्रेस भी लगातार वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। कहाँ डिबेट डिस्कशन की बात हो रही है? कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का या संसदीय परंपराओं का पालन हो रहा है? अगर ये वहाँ बोलने का मौका देंगे तो सारी चीजें देश के सामने भी आएंगी। हम बात तो बोल ही रहे हैं, वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, उसके वो संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है। हमारा जो भी स्टैंड था वो स्टैंड हमने जेपीसी में संशोधन के रूप में दिया था। अगर उस रूप में नहीं आया तो निश्चित रूप से पार्लियामेंट के अंदर हम वही स्टैंड लेंगे जो जेपीसी में हमारा था, इंडिया गठबंधन। विरोधियों ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार पर मुसलमानों के साथ ज्यादती का आरोप लगाया तो शिवसेना बीजेपी के साथ खड़ी नजर आई। We believe that the Waqf Amendment Bill 2024 is in the interest of the Muslims of this country. विपक्ष के मुसलमानों को गुमराह करने वाले दावों का बीजेपी सिरे से खंडन करती है और निशाना साध रही है। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वह बिल को भी टेबल करेगा। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। मात्र ये जहाँ जुडिशली को अधिकार नहीं था, ये तो अन्याय था, तो हमने न्यायपालिका को मजबूत किया, हमने गलत कुछ नहीं किया। वो जानता है कि वक्फ बिल से सबसे ज्यादा लाभ किसी को होने वाला है तो गरीब जो बेसहारा मुस्लिम है उसको होने वाला है। ज्यादातर जो रियल एस्टेट से संबंधित तमाम बड़े वो हैं चेहरे, तो अब उनकी चलने वाली नहीं है। ये मोदी युग है, मोदी में सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास है। वक्फ संशोधन बिल पर एक तरफ जहां राजनीतिक खींचतान चल रही है तो दूसरी तरफ हिंदू धर्मगुरु और मौलाना भी अपने अपने तर्क दे रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ वक्फ की वही अहमियत है जो मज़हब इस्लाम में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की अहमियत है, और वक्फ का मामला हमारे यहाँ खालिसतन 100% मुसलमानों का अपना मजहबी मामला है। वक्फ बोर्ड का बिल आ रहा है विधानसभा में, उसका भी मैं बहुत समर्थन कर रहा हूँ। वक्फ बिल सदन में पेश होने के बाद भी ये बहस अभी थमती नहीं दिख रही। विपक्ष इस पर मुसलमानों को गुमराह करने की सियासत कर रहा है तो केंद्र इस बिल में संशोधन से गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाना चाहती है। वक्फ पर विवाद खत्म नहीं हुआ कि इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गोबर से दुर्गंध आने वाला बयान दे दिया। अब इस पर योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला। बाबा ने अखिलेश यादव को दुर्गंध और सुगंध के बीच का सही मतलब समझा दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सियासी ड्रामा यहां रुका नहीं है। सपा ने पोस्टर वॉर से एक नई जंग छेड़ दी है। सुगंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 5 दिन पहले दिए गए अखिलेश यादव के इसी बयान ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। उनके गोबर से दुर्गंध आने के इस बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर निशाना साधा और साफ शब्दों में कहा कि सपाइयों के कसाईयों से संबंध थे और वो गौकशी कराते थे, तो उन्हें गोबर से सुगंध कैसे आ सकती है, ये तो एक सनातनी ही समझ सकता है। समाजवादी पार्टी के लोग जो गौकशी करवाते थे, गौ तस्करों के साथ और कसाईयों के साथ जिनके संबंध थे, वे गौ माता की सेवा क्या करना चाहे, तो उनके गौ माता के गोबर में तो दुर्गंध ही नजर आएगी। उन्हें अपने कृत्यों में दुर्गंध नजर नहीं आती है, उन्हें गौ माता की सेवा में दुर्गंध नजर आती थी और इसीलिए उनके अध्यक्ष के मुंह से निकल ही गया। गौशाला पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच वाराणसी में सपा ने इस पोस्टर के जरिए नया दाव खेला। सपा लोहिया वाहिनी के बैनर तले इस पोस्टर में अखिलेश यादव को श्री कृष्ण के अवतार में दिखा दिया गया, जो सुदर्शन चक्र से कलियुगी भ्रष्टाचारी मामा का संहार कर रहे हैं। पोस्टर पर तंज भरे लहजे में लिखा गया है, गाय गंगा गीता का ढोंग रचाने वाले अब गौशाला, गोबर और गाय की बात करने चले हैं। गाय गौशालाओं में आज मर रही हैं, गौशालाओं में दुर्गंध फैल रही है। गौशालाओं के नाम पर ये लोग गजब का भ्रष्टाचार मचाए, गंगा जी के नाम पे भ्रष्टाचार मचाए, गौशालाओं के नाम पे भ्रष्टाचार।
साफ है, गौशाला में दुर्गंध से शुरू हुई ये सियासी जंग अब आस्था, संस्कृति और व्यक्तिगत तानों की जद में आ गई है। इधर बड़े शहरों में बड़ी बड़ी सोसाइटी में एक बहुत बड़े खेल का खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश में जहां गाय पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा से एक ऐसी खबर आई जिसने चौंका दिया। नवरात्र के मौके पर गौवंश की मांस की सप्लाई हो रही थी और इस मामले में सामने आया कि एक कपल यानी एक दंपत्ति पूरा खेल रचा रहे थे। जैसे ये खबर सामने आई है, हिंदूवादी संगठन और सनातनियों में आक्रोश बढ़ गया है। नवरात्र के मौके पर दिल्ली के पास गुरुग्राम में सनातनियों की धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंचाने की साजिश रची जा रही थी। यहां एक सोसाइटी में गोवंश के मांस की डिलीवरी कराई जा रही थी। इसकी कानों कान किसी को खबर नहीं लगी, क्योंकि साजिशकर्ता दंपत्ति इसी सोसाइटी में रहा करते थे और डिलीवरी बॉय के जरिए मांस की डिलीवरी कराया करते थे। लोगों ने जब इन्हें पकड़ा तो आरोपी घबरा गए। फोन पे बात करवा रही हो, आप आगे नहीं मार्केट में भी एंट्री नहीं करवा रही हो। फोन पे हमने बोला ना कि डिलीवरी वाला नहीं है। सोसाइटी के टावर नंबर 5 के फ्लैट नंबर 5804 में ये आरोपी दंपत्ति रहते थे। बताया जा रहा है कि ये दोनों मेवात से मांस मंगवाते थे और इसी फ्लैट में गोवंश के मांस की पैकिंग की जाती। मांस की डिलीवरी के लिए स्विगी डिलीवरी बॉय को शामिल किया गया था, जो सुबह तड़के मांस की डिलीवरी करने निकल जाते थे। पहले तो ये स्विगी का नाम लेके बहाना बना के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी धक्का मुक्की में ये चले गए। सिक्योरिटी ने जाने दिया, लेकिन जब ये बाहर आ रहे थे तो उन्हें थोड़ा शक हुआ, तब उन्होंने वो चेकिंग की तो ये सारा कांड समझ में आया। पुलिस को खबर मिली कि डिलीवरी बॉय के पास गोवंश का मांस भी है। ऐसे में पुलिस ने इन्हें पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए और 2 डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया। पुलिस को डिलीवरी बॉय के पास से मांस के टुकड़े बरामद हुए। 2 कट्टों में 20-20 किलो मांस बरामद हुआ। 3 और 5 किलो के पॉली बैग में मांस पैक था। मांस को लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है, जिससे पता लगाने की कोशिश की जा रही कि असल में ये मांस गोवंश है भी या नहीं। सोसाइटी में ये कुछ मांस के पैकेट्स बाहर निकलते हुए पकड़े गए हैं। उनसे पूछताछ की तो फिर उन्होंने एडमिट किया कि ये गौ मांस है, लेकिन अभी फॉरेंसिक लैब वगैरह में भेजा जाएगा, उसके बाद पता चलेगा। फिलहाल पुलिस ने नवरात्र में सनातनियों के आस्था को चोट पहुंचाने की साजिश रचने वाले इन पति पत्नी को गिरफ्तार किया, जिनमें पत्नी सोसाइटी के बाहर ही मोमोज की दुकान लगाती है तो पति सोसाइटी में सफाई कर्मी है। ये परिवार 3 साल से इसी सोसाइटी में रह रहा है, लेकिन किसी को इसकी खबर नहीं लगी। अब इसका पता लगने के बाद बवाल मचा हुआ है। और न्यूज का एक्सरे में वक्त हो गया एक बड़ी खबर का बताने का, जहां अजमेर शरीफ दरगाह में ईद के अगले दिन एक शख्स कपड़े उतारकर तलवार लेकर घुस गया। कड़ी सुरक्षा के बावजूद वो तलवार लेकर वहां पर पहुंच गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। मौके पर जैसे ही ये शख्स पहुंचा, हड़कंप मच गया। युवक ने शर्ट पहनी हुई नहीं थी, तलवार वहां पर लहराने लगा। सुनिए जरा वहां क्या हुआ। जैसे ये शख्स यहाँ पर पहुंचा, वहां मौजूद लोग घबरा गए। हालांकि एक शख्स ने आगे आकर उसे दबोच लिया, उसकी तलवार छीन ली, उसके हाथ में चोट आई है। जैसे ये घटना घटी, अफरा तफरी का माहौल रहा। बाद में पुलिस की टीम पहुंची, युवक को हिरासत में ले लिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इधर मध्य प्रदेश के देवास में सनातन के प्रति एक मुस्लिम प्रोफेसर के नफरती सबूत सामने आ गए। ये भाईजान बेवजह हिंदुओं पर आपसी सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाते हैं, लेकिन आज एक तस्वीर ने इनको एक्सपोज कर दिया है। बच्चों को शिक्षा देने का काम प्रोफेसर का होता है, लेकिन ये सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। दिखाते हैं आपको। यह है मध्य प्रदेश के देवास में सरकारी महाविद्यालय में पढ़ाने वाला प्रोफेसर जुजेर अली, जिनका धर्म छात्रों को शिक्षा देना है, लेकिन ये खुद ही अधर्म कर रहे हैं। महाविद्यालय में श्री कृष्ण की रंगोली बनाई गई थी, लेकिन आरोप है कि इन्होंने भगवान कृष्ण की रंगोली को जानबूझकर मिटा दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में जुजेर अली भगवान श्री कृष्ण की रंगोली को अपने पैर से मिटाता नजर आ रहा है। ये घटना सामने आई तो नफरती प्रोफेसर के खिलाफ एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया। इसके बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। कॉलेज कैंपस में एक रंगोली बनी थी, उस रंगोली को पेड़ से बना के उनके द्वारा जो छूना है उनको आहत किया गया है। तो उस प्रतिवेदन
के आधार पर प्रकरण दर्ज करके पुलिस आगे की विवेचना कर रही है, जांच कर रही है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से भी इसकी शिकायत की और प्रोफेसर पर बच्चों को डराने का आरोप लगाया। घटना की जानकारी मिली है, पुलिस इसकी जांच कर रही है और यदि ये सत्य पाई गई तो पूरी कठोरता के साथ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रोफेसर जुजैर अली के कई पुराने पोस्ट भी सामने आ गए हैं जो मुस्लिम प्रोफेसर की देश विरोधी और सनातन विरोधी मानसिकता को उजागर करते हैं। मध्य प्रदेश से ही आपको एक बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में शराब बंद कर दी गई है। कहां पर बंद कर दी गई है देख लीजिए। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, इतना ही नहीं, मंदसौर, अमरकंटक, सलकनपुर, कुंडलपुर, बांदकपुर, बरमान कला, बरमान खुर्द और लिंगा ग्राम पंचायत जहां पर शराब बंद कर दी है। मोहन सरकार ने सनातनी आस्था को लेकर यह बड़ा आदेश जारी कर दिया है। यानी अब मध्य प्रदेश के 19 शहरों में शराब नहीं मिलेगी और सरकार के फैसले के बाद क्या तस्वीरें दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में जब से मोहन यादव की सरकार बनी है तब से एक के बाद एक सनातनी आदेश पारित हो रहे हैं। अब मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश के 19 जिलों में शराबबंदी का ऐलान कर दिया। खासकर दतिया, ओरछा, पन्ना, उज्जैन, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर ऐसे स्थानों से हमने शराबबंदी की लिस्ट से इनको बाहर किया था और मुझे संतोष है। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को समाज ने भी बहुत पसंद किया। मोहन यादव ने जिन शहरों में शराबबंदी की है उसमें ज्यादातर शहर धार्मिक हैं। इसमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, मैहर सहित कई जिले शामिल हैं। मोहन सरकार की कोशिश है कि शराब की वजह से आस्था पर आघात ना पहुंचे। सरकार का आदेश मिलते ही प्रशासन ने शराबबंदी को जमीनी स्तर पर लागू कर दिया है। उज्जैन का जो नगर निगम क्षेत्र है उसी पॉलिसी के तहत इसमें भी आज 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू हो गई है। कोई भी शराब की दुकान अब नगर निगम की सीमा के अंतर्गत नहीं है। मध्य प्रदेश की धार्मिक शहरों में शराबबंदी का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। लोगों ने मोहन यादव के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है जिससे समाज एक सही दिशा की ओर जाएगा। इस शराबबंदी का निर्णय जो हुआ है उससे तीर्थ यात्रियों को, हमारे तीर्थ पुरोहित को, शहर की जनता को बहुत प्रसन्नता है। पूरा संपूर्ण ब्राह्मण समाज, पुजारी समाज इसकी प्रशंसा करता है। मोहन सरकार के इस फैसले पर साधु संतों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हिंदू धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने शराब के साथ साथ इन शहरों में मीट की बिक्री को बैन करने की मांग की। गुजरात और बिहार के बाद मध्य प्रदेश भी धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ता दिख रहा है। मोहन यादव ने 19 जिलों में शराबबंदी का प्रयोग किया है। अगर सरकार का ये फैसला सफल रहा तो आगे पूरे मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी लागू की जा सकती है। लेकिन अब देखना यही है कि सरकार के इस फैसले से जिलों में क्या असर पड़ता है। और इधर मध्य प्रदेश के 19 शहरों में शराबबंदी का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अब ऐसी ही मांग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उठने लगी है। यहां मंदिर के पीछे खुलने जा रही शराब की एक दुकान का विरोध किया जाने लगा है। तस्वीर आपको दिखाता हूं। इसे लेकर कुछ स्थानीय लोग जुट गए और शराब की दुकान के विरोध में यहां सुंदरकांड का पाठ किया। लोगों का कहना है कि हनुमान मंदिर 70 साल पुराना है और उसके पीछे शराब की दुकान खुलने से इलाके का माहौल खराब हो जाएगा। इसलिए कुछ लोग मंदिर के पीछे खुलने जा रही शराब की दुकान के विरोध में आ गए। इन लोगों ने सुंदरकांड का पाठ किया है। इधर देश में इन दिनों मुगलों और गुलामी से जुड़े हुए निशान मिटाने का अभियान चल रहा है। देवभूमि में कई ऐसी जगहें जिनके नाम मुगलों के नाम पर थे, लेकिन भारत की संस्कृति पर कुठाराघात करने वाले ये नाम उत्तराखंड की धामी सरकार ने बदल दिए हैं और देवभूमि में एक नया इतिहास बना दिया है। अगर आप लंबे समय बाद उत्तराखंड जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि आप वहां जिस जगह जा रहे हैं शायद अब वो जगह ही आपको ना मिले। उत्तराखंड की धामी सरकार ने देवभूमि में मुगलों के नाम पर रखे गए कई गांव और कस्बों का नाम बदल दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी।
पुष्कर सिंह धामी ने लिखा कि हरिद्वार जनपद का औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। जन भावनाओं के अनुरूप हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जनपदों में स्थित विभिन्न स्थानों के नाम परिवर्तित किए गए हैं। लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि वहाँ के नाम वहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए। तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है। उत्तराखंड में नाम बदलने की खबर जैसे ही उत्तर प्रदेश में आई, यहाँ सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी ने उत्तराखंड सरकार के फैसले का स्वागत किया। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने साफ कहा कि दुनिया में कहीं भी आक्रांताओं के नाम पर सड़क या कस्बों का नाम नहीं है तो हिंदुस्तान में क्यों है? यहाँ के आक्रांताओं का नामो निशान मिटना चाहिए। क्या हिंदुस्तान कोई धर्मशाला है क्या? यहाँ जो अंग्रेज आक्रांता है उसके नाम पर सड़क, ये मुगल और तुर्क और चंगेजी आवे तो उनके नाम पर सड़क कैसे हो सकता है? आक्रांता हमारा कभी आराध्य नहीं हो सकता, इसलिए आक्रांताओं के नाम पर बदलाव स्वागत योग्य है। उत्तराखंड में नाम बदलने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए। उन्होंने धामी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड का नाम यूपी 2 कर दीजिए। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। सरकार का अधिकार है। आदरणीय अखिलेश जी की थी, उन्होंने तो काशीराम जी के नाम ही को कई संस्थाओं को बंद कर दिया था, लेकिन बीजेपी द्वेष के साथ नहीं करती। ये आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार के निर्णय कहीं अगर होते हैं तो वो सबकी सर्वानुमति के आधार पर ही होते हैं। देवभूमि में नाम बदलने पर भले ही सियासी बयानबाजी हो रही हो, लेकिन यहाँ की जनता धामी सरकार के फैसले से खुश है, क्योंकि जो नाम बदले गए हैं वो सभी आक्रांताओं से जुड़े थे। अब उनकी जगह पर भारतीय संस्कृति और यहाँ के महापुरुषों के नाम रखे गए हैं। अब हरिद्वार में क्या नाम बदले? औरंगजेबपुर था जिसे शिवाजी नगर कर दिया है, गाजीवाली था जिसे आर्य नगर कर दिया है, चंदपुर को ज्योतिबा फुले नगर नाम दिया गया है, मोहम्मदपुर को जटमोहनपुर नाम दे दिया गया है, खानपुर कुर्सली को अंबेडकर नगर नाम दिया गया है और कई सारे ऐसे नाम हैं जो बदल दिए गए हैं। ये इतने ही नहीं है, खानपुर को श्री कृष्णपुर कर दिया है, अकबरपुर फाजलपुर को विजयनगर कर दिया गया है और ऐसे कई नामों को बदलने के बाद अब उत्तराखंड में देवभूमि में किस तरह के बदलाव किए गए दिखाते हैं आप। उत्तराखंड में खुशी की इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये खुशी देवभूमि से मुगलों के निशान गायब होने पर है। जो काम आजादी के बाद दशकों पहले हो जाने चाहिए थे वो तुष्टीकरण के चक्कर में लटकाए जाते रहे, लेकिन अब धामी सरकार ने देवभूमि की भावनाओं को देखते हुए मुगलों से जुड़े जगहों के नाम बदल दिए हैं, जिससे पूरे देवभूमि में जश्न का माहौल है। सबसे पहले आपको हरिद्वार की तस्वीर दिखाते हैं, जहां गाजीवाला का नाम बदलकर आर्य नगर करने से स्थानीय लोगों में खुशी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां के लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। हरिद्वार के अकबरपुर फाजलपुर का नाम बदला गया है। अब इस गांव को विजयनगर के नाम से जाना जाएगा। अकबरपुर फाजलपुर का नाम बदलने पर लोगों ने सीएम धामी का आभार जताया। गाँव का नाम बदला गया है और सभी ग्रामवासियों में हार्दिक खुशी है। सभी से सुझाव लिए गए थे। आर्य नगर होने से इसी में मुझे लगता है कि कोई किसी प्रकार का रोष नहीं है, सभी खुशी हैं। देहरादून जिले की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, जहां सरकार ने मियांवाला का नाम बदलकर रामजीवाला कर दिया है। लोगों को जैसे ही इसकी खबर लगी उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के फैसले का स्वागत किया। मियांवाला रामजीवाला हो गया, कल से हुआ है और ये बहुत बढ़िया हुआ है। अब राम जी का नाम सुबह शाम लिए जाएंगे लोग। अच्छी बात है और क्या, एक बात है। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा है, सभी लोग खुश हैं, होना चाहिए था। बोल रहे बहुत बढ़िया किया जी, तो बहुत बढ़िया है। तो अब राम जी पड़ गया तो अच्छी बात है। कहते हैं बहुत बढ़िया काम करा और आगे भी ऐसे होना चाहिए। देवभूमि में मुगलों से जुड़े इलाकों का नाम बदलने पर साधु संतों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी आचार्य विपिन जोशी ने देवभूमि को उसका देवत्व लौटाने के लिए सीएम धामी का आभार जताया। तो मैं मुख्यमंत्री जी ने जो एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है और ये नाम परिवर्तन निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व की रक्षा के लिए बहुत जरूरी था। मैं इसका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड में सड़क, कस्बों और गांव का नाम बदलने पर कोई कुछ भी कहे, लेकिन उत्तराखंड का एक ऐसा नागरिक नहीं है जो इस फैसले का स्वागत ना करता हो। ऐसे में एक बात तो साफ हो गई कि जनता तो मुगलों के निशानियों से मुक्ति चाहती थी, लेकिन पिछली सरकारों ने जानबूझकर जन भावनाओं की अनदेखी की।
इधर उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड के बाद दिल्ली में नेम प्लेट वाली सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने सीएम रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी लिखी और दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य करने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि मार्केट का दुकानों का भगवाकरण कर दिया जाए। दिल्ली में अब उन लोगों की शामत आने वाली है जो अपना नाम और पहचान छिपाकर दुकान चला रहे हैं। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने अब दिल्ली की दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य करने की मांग कर दी है। तरविंदर सिंह ने इसे लेकर सीएम रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने खानपान की दुकानों पर शुद्धता का मुद्दा उठाया है। तरविंदर सिंह ने दिल्ली के सीएम रेखा से मांग की है कि यहां सभी दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य करने की गाइडलाइन जारी की जाए। आने वाले टाइम में लेटर भी लिखेंगे मुख्यमंत्री को। अभी अध्यक्ष जी से मैं मिल के आया हूँ, समय नहीं है क्योंकि आज सीएजी की रिपोर्ट आ रही है। कल अध्यक्ष जी ने कहा है समय हुआ तो आपको देंगे। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने एक और सनातनी मांग की। उन्होंने दिल्ली की सभी दुकानों का भगवाकरण करने का मुद्दा उठाया। मारवा का दावा है कि दुकानों के भगवाकरण से सनातन का प्रचार होगा। उन्होंने इस मुद्दे को दिल्ली विधानसभा में उठाने की बात कही। पूरी दिल्ली में जितनी मार्केट है, हम भी मार्केट वालों RW के पास जाएंगे, मार्केट एसोसिएशन के पास जाएंगे और उनको अपील करेंगे कि आप मार्केट का कलर एक ही और भगवा कलर करो। और जितनी भी मार्केटें हैं बड़ी बड़ी, चाहे करोड़ बाग हो, पटेल नगर हो, सब जगह जाएंगे, अपील करेंगे कि पूरी दिल्ली को हम चाहते हैं भगवा कलर मिल जाए। दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी के विधायक हो चुके हैं। बीजेपी अब सरकार में है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि ग्राहकों को शुद्ध सामान मिले और सनातन की सुरक्षा भी हो। अब देखना यह है कि बीजेपी विधायक की मांग पर सीएम रेखा गुप्ता क्या रुख अपनाती हैं। अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहां से दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई। 1 अप्रैल को कई जगह पर बच्चों ने अपने नए सेशन में स्कूल ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में बच्चों के स्वागत में गोरखपुर काउंसिल स्कूल ने उनके माथे पर तिलक लगाया, छात्रों की आरती उतारी गई। ऐसा करके बच्चों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश हुई है और एक नए सेशन में बेहतर भविष्य की बच्चों को शुभकामनाएं दी गई हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में 27 करोड़ का नशा मिला है। दिल्ली में नशे की फैक्ट्री थी जिसका भांडाफोड़ हो गया। पुलिस और एनसीबी ने तिलक नगर और छतरपुर में छापा मारा और नशे की बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस और एनसीबी की यह कार्रवाई नशे के खिलाफ साल की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। दिल्ली में पुलिस और एनसीबी ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी का पर्दाफाश किया। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई में तिलक नगर और छतरपुर से करीब 27 करोड़ की ड्रग बरामद की गई, जबकि 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग तस्करी में गिरफ्तार युवकों में नाइजीरियाई नागरिक भी शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग के खिलाफ कार्रवाई पर दिल्ली पुलिस और एनसीबी को बधाई दी। दिल्ली के तिलक नगर में ड्रग तस्कर अफगानी किचन नाम से एक रेस्टोरेंट चलाते थे। यहां से डिलीवरी के नाम पर ड्रग की सप्लाई की जाती। अफगानी किचन से इस ड्रग को छतरपुर के होटल और रेस्टोरेंट में सप्लाई किया जाता। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के कॉलेज वाले एरिया में भी ड्रग नेटवर्क फैला है। हमारी टीम ने तिलक नगर के उस किचन की पड़ताल की जहां से ये पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था। किसी घर के ग्राउंड फ्लोर पर अफगानी किचन जो है वो चलाई जा रही थी और 4 अफगानियों को यहां से गिरफ्तार किया गया और उनके पास से तकरीबन 16 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है वो बरामद की गई। सेंटर के तौर पर ये अफगानी किचन काम कर रहा था। यहां से जो ड्रग सप्लाई की जा रही थी वो ग्रेटर नोएडा, उसके अलावा साउथ दिल्ली के छतरपुर इलाके में भी इसी जगह से जो ड्रग्स है वो डिलीवर किया जाता था। दिल्ली पुलिस ने छतरपुर में कार से ड्रग जब्त की है। इस कार पर हरियाणा की नंबर प्लेट है जिसके जरिए पूरे दिल्ली एनसीआर में ड्रग सप्लाई की जाती थी। जब इस गाड़ी की तलाशी ली गई तो तकरीबन 5 किलो हाई क्वालिटी जो ड्रग्स है वो इस गाड़ी के अंदर से बरामद की गई, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत तकरीबन 10 करोड़ है। ये पूरा सिंडिकेट है जो इस पूरे कार्टेल को चला रहा था और दिल्ली को एक एपिक सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस नशे के पूरे नेटवर्क के सरगना तक पहुंचने की कोशिश में है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि दिल्ली तक ड्रग पहुंचाने के लिए किस रूट का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के एक अपार्टमेंट में छापेमारी की है। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या पुलिस इस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर पाती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज गुजरात के बनासकांठा से ऐसी खबर आई जिसने हैरान कर दिया। एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। धमाका इतना हुआ कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, कई लोग काल के गाल में समा गए। उसके बाद क्या देखने को मिला, रिपोर्ट में देखिए। गुजरात के बनासकांठा में उस समय हड़कंप मच गया जहां एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। विस्फोट इतना भयानक था कि फैक्ट्री पूरी तरह से तहस नहस हो गई।
इस दौरान वहां काम कर रहे मजदूर फैक्ट्री के मलबे में दब गए। पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद चारों ओर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को खबर दी। नीशा के डुआ एरिया में जो इंडस्ट्रियल एरिया उपस्थित है, वहाँ पे एक प्रचंड विस्फोट हुआ, ऐसे समाचार मिले थे। इमीडिएटली जो नगर पालिका की फायर फाइटिंग की टीम है वो स्थल पे जाके आग को कंट्रोल में लिया था। ये जो दुर्घटना हुई उसमें करीबन 5 जितने मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हुई है। पटाखा फैक्ट्री में धमाके की खबर लगते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाना शुरू किया गया। जैसे जैसे फैक्ट्री की आग बुझी, वहां फंसे मजदूरों के शव मिलने लगे। 3 मजदूरों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत और बचाव टीम को अब तक 21 मजदूरों के शव मिले हैं। ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट के कारण जो उसका जो स्लैब है वो स्लैब गिर गया और स्लैब के नीचे काफ़ी लोग अंदर फंस गए और उसके कारण उनकी डेथ हुई है। वहीवटी तंत्र, पुलिस तंत्र, हेल्थ टीम, सारी टीम यहाँ पे अवेलेबल है। रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। बनासकाठा की जिस फैक्ट्री में धमाका हुआ उसे लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस फैक्ट्री के पास पटाखा बेचने का तो लाइसेंस था, लेकिन पटाखा बनाने का लाइसेंस नहीं था। ऐसे में इस फैक्ट्री में किसके आदेश में पटाखे बनाए जा रहे थे, इस बात की जांच हो रही है। दीपक ट्रेडर्स नाम की पटाखा फैक्ट्री के मालिक का नाम खूबचंद सिंधी बताया गया है। बनासकाठा की फैक्ट्री में जिन मजदूरों की मौत हुई है वो मध्य प्रदेश के हरदा जिले के हंडिया गांव के रहने वाले हैं। 2 दिन पहले ही ये सभी मजदूर गांव की फैक्ट्री में आए थे। अब देखना यह है कि पुलिस इन मजदूरों को कैसे इंसाफ दिलाती है। अगर फैक्ट्री के पास पटाखा बनाने का लाइसेंस नहीं था तो फिर यहाँ पर पटाखे बनाने का काम कैसे चल रहा था। अब आपको ईरान से एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं जो ये बताती है कि अगर आप पर भगवान का आशीर्वाद है तो आपको कोई नहीं मार सकता। तस्वीर ईरान की है जहां एक छोटी बच्ची सड़क पर खड़ी होती है, तभी एक चील आसमान से उड़ती हुई नीचे की तरफ आती है और बच्ची को बेहद करीब से छूती है। अपने पंजों में जकड़ने ही वाली होती है कि राहगीर आखिरी क्षणों में बच्ची को चील का शिकार होने से बचा लेता है। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही वड़ा रायता मसाले से ही आता है।